नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। कुछ दिनों पूर्व अजमेर के कृष्णगंज क्षेत्र में 2 युवकों पर एक अज्ञात व्यक्ति ने मामूली कहासुनी पर कार चढ़ा दी थी। इस दौरान दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने पर आज घायल युवकों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अजमेर के वैशाली नगर क्षेत्र में अपने बड़े भाई का जन्मदिन मना रहे युवकों के 2 दोस्तों को एक कार चालक द्वारा कार से कुचलने का प्रयास किया गया। इसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 5 दिन पूर्व की बताई जा रही है। आज इसी मामले को लेकर घायल युवकों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि मामले की घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने बताया कि तेज गति से कार चलाकर आरोपी द्वारा कुचलने का प्रयास करने वाले का भी पता चल चुका है। उसका नाम अंकित है और वह गुलाबबाड़ी निवासी है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज इसी संदर्भ में घायल के परिजनों द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। बड़े भैया का जन्मदिन था। हम लोग सारे दोस्त लोग गेट रेल के पीछे इकट्ठे हुए थे। बर्थडे बना के हम लोग बर्थडे का केक वगैरह काट के और हमारा जो भी प्रोग्राम था वो काम करके उसके बाद में बाहर निकलने के बाद में एक युवक आया। उसके बाद ब्लू कलर की बेलेनो थी, वो सामने डिवाइडर के उस पार खड़ा था। काफ़ी देर तक हम लोगों को देख रहा था। देखने के बाद वो डिवाइडर के ऊपर आया। आने के बाद में सामने हमारे जो 2 दोस्त थे उनको बुलाया, जैसे वो उनको जानता हो, लेकिन वो उसकी पहचान के नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बात करी काफ़ी देर तक, उन्होंने साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई उसने। फिर हमारे 2 दोस्तों को और बुलाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई तू जानता है क्या मेरे को, इस तरीके से बातें करने लगा। मतलब वो अपने आप को वो समझ रहा था बहुत बड़ा सूरमा हो, इस तरीके से बातें कर रहा था वो। तो कुछ देर तक तो उनमें जिदबहस चली थी। उसके बाद में उन्होंने धक्का देके उसका तू भाई तेरे घर जा, दारू पिया हुआ है। तो नहीं गया। नहीं जाने के बाद में हमारे 2 दोस्त और गए, उससे धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की देने के बाद में वो चला गया उसके घर पे। घर के लिए ही निकला था वो गाड़ी तेज देने। उसके 15 से 20 मिनट में वो वापस गाड़ी घुमा के आया। ऑन द स्पॉट आके हमारे 2 आदमियों को, जो हमारे 2 साथ में दोस्त थे, उनको उड़ा के चला गया। और अभी तक उसकी कोई तलाश कर रही है पुलिस। अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। क्या वो आपकी पहचान वाला था? नहीं, हमारी कोई पहचान का नहीं था। तो आपके दोस्तों को चोट लगी? अंकित बाकर। हाँ, हमारे 2 दोस्तों को चोट लगी है, जिसमें से एक तो बिल्कुल मतलब पाँव टूट गया है और एक का पूरा हाथ टूट गया है और एक पूरा अधमरी हालत में। क्या नाम है दोनों के? क्या नाम है? एक का नाम है पूनम चंद और एक का नाम है अपने देवेंद्र सिंह। मारने वाले का नाम मारने वाले का नाम अंकित बाकर है, हमने पता लगाया और गुलाबबाड़ी का रहने वाला है। उसकी गाड़ी नंबर क्या है? जिन बड़े भैया का आप जन्मदिन मना रहे थे उनका क्या नाम है? हमारे भैया हैं देवा भैया। देवा भैया शिकायत करती है आपने? हाँ, शिकायत कर दी है। कौन सी तरह की घटना है? अंकित शर्मा नाम का लड़का था और 22 तारीख की रात की बात थी। कोई पुरानी रंजिश तो नहीं? कुछ भी नहीं थी सर। हमारे ना तो जान पहचान का था, ना कोई पुरानी रंजिश थी हमारी। सीसीटीवी में भी वारदात कैद है? हाँ, सीसीटीवी में वारदात कैद है। उसके बाद में ना मतलब पुलिस प्रशासन जो है, एसएफएल टीम वगैरह सारी उसकी जांच करके, मतलब अभी तक पूरी जांच चल रही है। आज हम उसका मेडिकल वगैरह करवा के आए, क्योंकि इतने दिन तो वो बेड रेस्ट पे था। कितने दिन हो गए उस बात को? हो गए सर, आज 22 तारीख को था तो आज 27 तारीख है। 5-6 दिन हो गए। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब वो फरार है। आपका नाम? विनोद कुमार। ट्रैफिक पुलिस थाने में भामाशाहों द्वारा ट्रैफिक गुमटी लगवाई गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने भामाशाह और दानदाताओं का आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया इस गुमटी में चलन से संबंधित मशीन और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा है। इसके अलावा बरसात में ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों के बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। सामाजिक सहयोग से, छावड़ा जी के सहयोग से एक स्वागत कक्ष, जो कि एक गुमटी के रूप में ट्रैफिक थाना में लगाया गया है, इंस्टॉल करके उन्होंने जो है एक फैब्रिकेट करके लगाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ दानदाताओं का, भामाशाहों का, जो बढ़ चढ़कर पुलिस की जो ट्रैफिक के लोग हैं उनकी समस्याओं को समझते हुए अपना सहयोग कर रहे हैं। और बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जब पब्लिक का हमें सहयोग मिलता है और पब्लिक हमारे बारे में कंसर्न, चिंता रखती है। यहाँ पर एक है, पहले जो है आपके सावित्री तिराहे पे जो है गुमटी, एक आपके आरआर कॉलेज जो है गुमटी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो है एक जो ट्रैफिक का आदमी काम कर रहा है उसको थोड़ी देर बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, या पब्लिक का कोई आदमी आए चलता हुआ पैदल वहाँ रेस्ट करना चाहे तो एक जगह बनती है जहाँ पर एक अच्छा पानी पीने की व्यवस्था है, बैठने की कुर्सी टेबल है, तो पब्लिक भी उसमें रेस्ट कर सकती है। आम आदमी भी आता जाता कहीं परेशान हो तो वहाँ रुक सकता है और ट्रैफिक के कर्मी भी वहाँ रुक सकते हैं। तो
निसंदेह मैं इसमें इनका सबका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर इसमें मुहिम में साथ दिया है, और आगे भी जो हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में पब्लिक का जो सहयोग मिलेगा उससे और हम शहर की अच्छी व्यवस्था देंगे और अच्छा जो है वो आगे ट्रैफिक, ताकि आम आदमी घर से निकले तो अपने गंतव्य स्थल पर उसको ज़्यादा रुकावट ना आए, रुकावट बिल्कुल ना आए, फ्री फ्लो ट्रैफिक का रहे, हम ऐसी उम्मीद लेके चलते हैं। और उसमें जो है अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो रेड लाइट्स की हो, चौराहे को छोटा करना बड़ा करना हो, इंटरसेक्शन बंद करने हो, जो फालतू के कट्स हैं वो बंद करने हो, वन वे ट्रैफिक कहीं करना हो, ये सब मिला के शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भी मैंने जोर दिया है। कलेक्टर की मीटिंग में मैंने कहा था कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होना चाहिए, ताकि आम आदमी को ज़रूरत ही महसूस ना हो कि वो घर से गाड़ी लेके निकले, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे। और जो है जैसे दिल्ली में लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, इसी तर्ज पर यहाँ पर जो सिटी जो बसें हैं उनकी सेवा ली जा सकती है। तो करने को बहुत कुछ है, जनता इसमें सहयोग कर भी रही है और करे। और कोई भी सुझाव हों, चाहे वो जनता की तरफ से हों, चाहे वो संगठनों की तरफ से हों, चाहे मीडिया बंधुओं की तरफ से हों, क्योंकि आप हर पल हर जगह घूमते हैं, आपको कई चीज़ें कई समस्याएं आपको आती हैं। यदि ऐसी चीज़ों का आप हमारे ध्यान में लाएंगे तो मैं निसंदेह मानता हूँ कि इसमें और हम बैठ के डिस्कस करके इस व्यवस्था को और अच्छा कर सकते हैं। पुष्कर घाटी से तीर्थनगरी पुष्कर में जाने के लिए पैदल रास्ते पर पड़े कचरे और गंदगी को आज ओसिया फाउंडेशन की ओर से हटाया गया। संस्था के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में 40 फलदार वृक्ष भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आम जनता से अपील भी की कि वह रास्ते में किसी भी प्रकार का कचरा न फैलाएं, क्योंकि इसके कारण आने जाने वाले पैदल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, हमारा उद्देश्य अजमेर को साफ और व्यवस्थित रखने की एक पहल है, और इस पहल के तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पुष्कर में जो ये मार्ग बना हुआ है पैदल यात्रा के लिए, यहाँ पर कचरा, गंदगी, प्लास्टिक, टूटी बोतलें हैं, वहाँ उनको साफ करना। हमारे साथ में यहाँ से ओशिया फाउंडेशन के 30 ऑर्फनेज के 30 बच्चे हैं, और ये 30 बच्चे हमारे साथ में मिलकर इस जगह को हमने साफ किया है, और फिर यहाँ पर 40 फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। मैं जी, ये पुष्कर है, पुष्कर की घाटी है जी, जहाँ से कावड़ यात्रा निकलती है, तो ये पैदल लोगों के लिए ये रास्ता बनाया गया है। आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि बिना सोचे समझे ये कचरा प्लीज ना फेंकें। जिस जगह को आप खुद साफ नहीं कर सकते, उस जगह पर कोई भी किसी भी तरह की गंदगी आप ना करें। बोतलें फोड़कर या प्लास्टिक की गंदगी यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। प्रशासन कभी भी ये सफाई करने के लिए नहीं पहुँच सकता है, तो लोगों से यही अपील है मेरी कि आप कोशिश करें कि खुद जिम्मेदारी लें और इस जगह को साफ रखने की कोशिश करें। कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया? इसमें लगभग 30 बच्चों ने हमारे साथ में भाग लिया था। आपका नाम? मेरा नाम पूनम। अजमेर शहर के कमला बावड़ी क्षेत्र में एक युवक के वाहन निकालने के लिए साइड मांगने की बात पर कुछ युवकों ने वाहन चालक के साथ मारपीट की। इस पर आज घायल युवक के परिजनों ने आक्रोश जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। शहर के कमला बावड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपने वाहन का हॉर्न बजाना भारी पड़ गया। युवक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अलवर जिले का रहने वाला है और यहां अपने रिश्तेदारों के पास आया था। वह कुछ सामान लेने जा रहा था। रास्ते में खड़े लोगों ने हॉर्न बजाने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट कर दी, जिसके कारण उसके शरीर पर काफ़ी चोट भी आई। इस पर परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा साला है जो अभी क्या घूमने आया यहाँ पर। हाँ, तो वो का दूध भेजा उसके लिए मेरे घर, दूध लेने आया था वो। तो जैसे कि गाड़ी लेके आया था मेरी एक्टिवा, तो चौराहे से निकला ना, तो उसने क्या हॉर्न मारा। 15-20 जने खड़े हुए थे, सामने देखो खड़े हुए थे 15-20 जने। हॉर्न मारते ही उन्होंने 3-4 जनों ने मिलकर झापड़ मार दिया उसमें। क्या नाम था आपके साले का? ऋतिक जाटव। ठीक है, क्या मारा? गाली कुत्ता कर रहे थे जब तो मैं था नहीं उस जगह। ठीक है, तो मुझे किसी ने बताया, बोले ना तुम्हारे साले को मार रहे हो उधर। ठीक है, तो बीच बचाव करने में भी गया, तो क्या मेरे भी मारी, और यहाँ निशान सब जगह हो रहे। लगभग कितने लोग थे? 15-16 जने थे हमसे। मारपीट करी आप लोगों के साथ? हाँ, दोनों के साथ करी। ठीक है, दोनों के साथ करी मारपीट। मेन मुद्दा क्या था, क्यों मारपीट करी?
हॉर्न की वजह से बस। फौरन बजाया आपके साले ने हाँ, और उन्होंने आपके साथ बीच में खड़े हैं तो ठीक है। कहाँ की वारदात है ये ना सम्मान पैलेस होटल है, हाँ। उसके जस्ट सामने अच्छा, सम्मान पैलेस के हैं। हाँ। ये वो आपके वो हो गए कमला बाबू चौराहा है ना, रोड पे उधर ही। होते हैं ना। हाँ। अच्छा, आप शिकायत दे रहे हो थाने पे? आप आपका क्या नाम है? मनमोहन जाटव, वो जिसके चोट आई वो? उसका ऋतिक नाम है। हाँ। कहाँ का रहने वाला है ऋतिक? अलवर। अलवर का रहने वाला है। यहाँ भी आप घूमने आए हुए हैं? हाँ, यहाँ घूमने आया हुआ। शिकायत दे दी? दे दी। सामने वाली पार्टी किसी को पुलिस ने पकड़ा? हाँ, एक जना पकड़ा हुआ है। वो था उसमें मारपीट में? हाँ, मेन वही था। ठीक है। थप्पड़ मारने वाला? बोल रहा था ना भाई छोड़ दे, रहेंगे छोड़ दे भाई, तो भी नहीं माना हुआ। अच्छा, थप्पड़ मारने वाला यही था क्या? हाँ शिकायत दे दी आपने? हाँ, दे दी। कार्रवाई हो रही है? हाँ, देखो कार्रवाई हो रही है। बात है, घटना है कमलावाड़ी क्षेत्र की। वहाँ 8-10 लौंडे ये क्या, ये खड़े रहते चौराहे पे। वहाँ खड्डे पोखचे भी हैं, गाड़ियाँ आने में परेशानी भी होती है। अब क्या हुआ कि उस टाइम ये लड़का डेयरी पे काम करता है, गड्ढे पे काम करता है, डेयरी पे जा रहा था दूध लेके, फिर दूध देके वापस आ रहा था। क्या लेके जा रहा था? लेके जा रहा था। तो क्या हुआ कि इन्होंने हॉर्न बजाया तो वो लड़के नहीं हटे। अब भाई, अब लड़का है गाड़ी लेके जा रहा है, तुम मारते जो ग्रुप बना के रोड बीच चौराहे मेन चौराहे पे खड़े हो तो हॉर्न देगा नहीं, तो बात वो गाड़ी तो चलाएगा ना। वाले तो उसने चाटा मार दिया इसके। अब जवान उड़ने क्या इतने कुछ बोल दिया मगर सब उससे को टूट पड़े। देखो ऐसा हमारा वैसा उससे सर फूट गया, पैर में मांस फट गया, थोड़ा भी घायल, तो चक्कर आ रहे थे, तो बहुत कुछ हो रहा है। इस बार में ये मेरा भाई ये दोस्त है जो भी है, पता नहीं आया। तो जब मैं वहाँ दूर था ना, मैं इसको देख के मैं आया, तो मैं उसको साले को जानता था। कौन लड़के तेरे कहाँ के थे? कुछ थे? लड़के थे कौन क्षेत्र के सारे बोल रहे हैं। सम्मान पैलेस में 2 जानते हो किसी लड़के को? सम्मान नाम पैलेस जानता है, चेहरा सब जानते हैं। अच्छा, आप में से किसके चोट लगी? इसके साले के लगी, इसके साले के, जो इसके भाई को मैं और इसको भी मार रहे थे। जैसे मैं गया ना, ऐसे सारे भाग गए। क्या नाम था आप जिसके चोट लगी? ऋतिक जाटव। आपका नाम? पुष्कर सरोवर में ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ रही मछलियों का जीवन बचाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने शुक्रवार को 2 अलग अलग घाटों पर सरोवर में फाउंटेन लगाए। कार्यवाहक ईओ रामनिवास मीना ने बताया कि शुक्रवार की शाम गणगौर घाट एवं सप्तऋषि घाट के निकट 2 अलग अलग एरिएशन सेट लगाए गए हैं। सर, पिछले कई दिनों से लगातार पुष्कर सरोवर में मछलियाँ मर रही थी, जिसके चलते हुए नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के और माननीय महोदय एसडीएम साहब के निर्देशन में, माननीय महोदय चेयरमैन साहब के निर्देशन में, नगर पालिका के प्रशासन के माध्यम से हमने 4 एयरेशन पंप सेट लगाए हैं, जिनके माध्यम से जल शुद्धिकरण होगा और मछलियों के प्राण बचने में सहायक होंगे। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन की तरफ से समस्त पूर्ण घाटों पे साफ़ सफाई के पूर्ण इंतजाम किए गए हैं। टीमें एक्स्ट्रा लगाई गई हैं और जो पूर्व में मरी हुई मछलियां जो घाटों पे आती हैं उनको उठाने के लिए अलग से टीमें लगाई जा रही हैं। पहले चूना डलवाया गया था, अब लगातार समस्त जितने भी सुझाव हमें मिलते हैं उनके सुझावों के अनुसार ही मछलियों को बचाने के लिए प्रयास निरंतर कार्यरत हैं। सर, जो पुष्कर सरोवर में काफ़ी दिनों से जो मछलियों मरने की जो शिकायत थी, अचानक से जो जल के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उसके कारण कई मछलियाँ इमीडिएटली मर गई थी। उनके बचाव के लिए सारे निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी हमें सुझाव मिल रहे हैं नगर पालिका में चेयरमैन साहब को या हमारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी उनको, वो सभी मिलकर उनके अथक प्रयास से जो भी जैसे चूना डलवाना हो और अभी जैसे 4 फुहारे सभी सरोवर में लगाए गए हैं, इसी प्रकार और आगे भी जैसे जैसे सुझाव आते जाएंगे, हम सभी लोग मिलकर जो मछलियाँ मर रही हैं उनके जो भी समस्या के निदान में जो हमारे से आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे वह हम सब कार्य करेंगे। आपका नाम? मुकेश कुमार। आज टाटा पावर के सीईओ सुनील कुमार शर्मा ने अजमेर शहर में बिजली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 30 करोड़ रुपए के बजट के बारे में जानकारी दी। शर्मा ने कहा, इस बार की गर्मी के मौसम में बिजली की खपत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए आने वाले समय की बढ़ती हुई बिजली व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टाटा पावर अजमेर प्रबंधन 30 करोड़ रुपए की राशि से जरूरत के अनुसार करीब 12 नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। TPADL के CEO सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि इस बार की गर्मी के मौसम में बिजली की खपत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए आने वाले समय की बढ़ती हुई बिजली व्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है और टाटा पावर अजमेर प्रबंधन 30 करोड़ रुपए की राशि से जरूरत के अनुसार करीब 12 नए पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, जो शास्त्री नगर, वैशाली नगर, हाथीबाटा व जरूरत के हिसाब से अजमेर शहर के अन्य क्षेत्रों में, साथ ही कई जगह नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 33 kV लाइन, 11 kV लाइन एवं LT लाइन के नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा मौजूदा नेटवर्क और विद्युत आपूर्ति तंत्र का जरूरी दुरुस्तीकरण किया जाएगा।
यद्यपि रिंग सर्किल व्यवस्था का समुचित रखरखाव किया गया है, किंतु आवश्यकता अनुरूप उसका जरूरी मेंटेनेंस और विस्तार भी किया जाएगा। गौरतलब है कि शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही TPADL अजमेर वासियों को सभी प्रकार की विद्युतीय आपूर्ति सेवा प्रदान करने हेतु पूरी प्रतिबद्धता है और पूरी निष्ठा से अपनी तकनीकी कौशल, अनुभव और नवाचार से आने वाले समय में विद्युतीय सेवाओं को और बेहतर, सतत और निर्बाध सुनिश्चित करने की कार्य योजना बना ली है। शर्मा ने बताया कि टाटा पावर देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित और अनुभवी बिजली कंपनी है, जिसका इतिहास 107 साल पुराना है तथा जो व्यवसाय और मुनाफे से ज़्यादा समाज के लिए एवं वंचित वर्गों के लिए कार्य करती है। अभी जो समर चल रहा है, इनफैक्ट अभी भी बारिशों का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन इस समर में हमने पाया कि डिमांड जो है पावर की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 30% से भी ज़्यादा डिमांड हमारी Q1 में बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। और इस तरह की डिमांड को मीट करने के लिए बहुत सारा जो कैपेक्स चाहिए होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहते हैं उसको, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है, नए ट्रांसफार्मर्स भी लगाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो फीडर्स हैं हमारे 11 kV या 33 kV के जो ओवरलोडेड हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारा जो काम है ये हमें नेक्स्ट समर से पहले करना होता है, ताकि जो आने वाला समर है वो कम से कम ठीक रहे। और क्योंकि इस प्रकार की जो लोड ग्रोथ जैसी इस साल हुई है, ऐसी अपेक्षित होती नहीं है, क्योंकि सामान्यतः लोड ग्रोथ जो है वो 3 से 5% की लोड ग्रोथ रहती है, लेकिन ये अप्रत्याशित थी। और हम लोग इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल के लिए हम लोग पूरी तरह से जब समर आए तो तैयार रहें और लोगों को अधिक सुचारू बिजली सप्लाई कर सकें। कितने करोड़ की योजनाएं हैं जो अभी हम लोग ने इसको इस तरह से प्लान किया है कि जो इस साल का जो सेकेंड हाफ है, H2 जिसको बोलते हैं, जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक का जो समय है, 6 महीने का, इसमें और जो अगले वर्ष का जो H1 होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर के और 30 सितंबर 2025 तक का जो समय है, ये 2 हाफ ईयर्स में हम लोग लगभग 30 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों में जो नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग के होंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ कार्य किए जाएंगे? जैसे करीब 10-12 ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको कि ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, कि शास्त्री नगर में 2 हमारे PTR हैं, एक मेयो कॉलेज में भी 2 PTR हैं जिनको कि हम लोग उनकी जो वर्तमान क्षमता है उससे उनकी जो क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। वैशाली में एक ऐसा पावर ट्रांसफार्मर होगा और इसी प्रकार से कुल मिलाकर के ये करीब 10-12 ट्रांसफार्मर। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शुक्रवार को गणगौर घाट पर पुष्कर सरोवर की महाआरती कर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री तीर्थ गुरु कृपा पुष्कर राज महाआरती संघ के बैनर तले शुक्रवार की शाम गणगौर घाट पर तीर्थ पुरोहित पंडित राहुल पाराशर ने सरोवर की महाआरती की। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरोवर का पूजन एवं दुग्धाभिषेक कर दिवंगत शहीदों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शुक्रवार को गणगौर घाट पर पुष्कर सरोवर की महाआरती कर देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्री तीर्थ गुरु कृपा पुष्कराज महाआरती संघ के बैनर तले शुक्रवार की शाम गणगौर घाट पर तीर्थ पुरोहित पंडित राहुल पाराशर ने सरोवर की महाआरती की। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सरोवर का पूजन और दुग्धाभिषेक कर दिवंगत शहीदों की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। महाआरती में संघ के प्रवक्ता इंद्र सिंह पवार, पालिका के कार्यवाहक EO रामनारायण मीणा, लोकेंद्र, अरुण बाबू पाराशर, किशन शर्मा, अशोक पाराशर, प्रदीप मेवाड़ा, आरव आरोही, दीपक राजगुरु, मुकेश पाराशर, राघव पाराशर समेत धर्म प्रेमी मौजूद रहे। अंत में भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। आज अजमेर के स्कूल वैन चालकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर वैन चालकों के बेवजह काटे जा रहे चालान के बारे में जानकारी दी। वैन चालकों ने कहा कि उनके पास कागजात पूरी तरह कंप्लीट है, उसके बाद भी उनके चालान बनाए जाते हैं। आज इसी संदर्भ में
वाहन चालकों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया। आज हम पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा 2 दिन से सारे स्कूल वाहन चालकों को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए आज हम सब इकट्ठे होकर एसपी साहब के पास आए हैं कि जबकि नियमानुसार जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी पूरी है हमारी। वाहनों के सबके पास रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, फिटनेस है और परमिट है, और फिर भी उसके बाद में रोका रखी हो रही है गाड़ियों की, तो ये तो गलत है। इसके लिए हम मिलने के लिए आए हम कि जो एक बार कह दो कि सीटिंग कैपेसिटी से बाल वाहिनी के हिसाब से जो बच्चे बैठते हैं, छोटे बच्चे हैं तो बैठने के सीट टू सीट बैठते हैं और वो शुरू से बैठते आए वही बिठाएंगे। हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। फिर भी अब साहब से मिल लेते हैं क्या कहते हैं, नहीं तो फिर उस हिसाब से फिर आगे मंडे को हम सोच के विचार करेंगे। सर बच्चे भी परेशान हो रहे हैं? बच्चे आज भी परेशान हो रहे हैं और कल भी, जैसे कल तो छुट्टी है, अगर नई बात बैठती है तो फिर मंडे को परेशान होंगे। और हम तो चाहते भी नहीं है बच्चे कहीं परेशान हुए, लेकिन फिर भी अगर ये प्रशासन अगर चाहेगा तो परेशान होंगे। है सर? नहीं, केवल स्कूल बुकिंग वाले हैं वो जो आज वेन के रोकी है, ऑटो सब चालू है, ऑटो में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज वार्ता में सफलता नहीं मिलती है तो फिर मंडे से हम कल विचार करके दे देंगे आपको, कि फिर मंडे को फिर गाड़ी काहे को चलाएंगे हम। जो अगर हमारे साथ अति होगी तो कौन करेगा, सहन बर्दाश्त करेगा। आपका नाम? ऑटो रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष करण सिंह। जो पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है पिछले 2 दिनों में, उसके अंतर्गत हम एसपी साहब से ज्ञापन देना है कि हमारे जब सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हैं और व्यवस्थित रूप से संचालन हो रहा है वैनों का, तो उसके बाद जो चालान किए जा रहे हैं उसके बारे में हम एसपी साहब से मिलना है कि वो हमसे और क्या चाहते हैं और हम और क्या करें जिससे ये व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि इन दिनों बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। जब सुबह एक बार हाथ दे के रोक दिया जाता है तो 15 मिनट ख़राब होते हैं, उसमें बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है और आगे स्कूल के गेट भी बंद हो जाते हैं। तो उस बारे में हम बात करना मांग रहे हैं, जबकि हमारी सारे पेपर कंप्लीट हैं। और इसके अलावा कोई डिमांड है तो वो बताएं क्या डिमांड है, और यदि हम पूरी कर सकते होंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर। कितने बच्चे को बिठा के लेके आते हैं बच्चों ऊपर ये कार्रवाई होती है? 7+1 है वैन, उस हिसाब से 12 बच्चे बैठ रहे हैं, 12-13 बच्चे बैठ रहे हैं गाड़ियों में, और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। तो क्या शुरू से आप इतने बच्चे बैठाते हैं या शुरू में कैपेसिटी के से ज़्यादा जरूर थे, पर उसके बाद जब पूर्व अधिकारियों के साथ हमारे साथ हुई थी, उसके बाद बिल्कुल हम सीटों सीट चल रहे हैं, तरीके से चल रहे हैं, नियमानुसार चल रहे हैं। मून में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट के बारे में आज एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मोदी सरकार का आभार जताया। आज चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट सभी वर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। द्वारा ये केंद्रीय बजट पेश किया गया है। ये मुख्य फोकस 4 समूह गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान पर है। ये बजट विकसित भारत के लिए एक विस्तृत रोड मैप है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए बजट में वित्त मंत्री द्वारा राजस्थान के लिए विकास भी, विरासत भी के तहत विशेष सहायता दी गई है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के लिए बजट आवंटित किया गया है। उद्योग के लिए राज्य औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नए औद्योगिक पार्क की मंजूरी दी गई है राजस्थान के लिए, जिसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक पार्क स्वीकृत किया गया है। राजस्थान के कारीगरों, शिल्पकारों, स्वयं सहायता समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों तथा विक्रेताओं को आर्थिक गतिविधियों के समर्थन देने के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राज्य आजीविका मिशन और स्टैंड अप इंडिया का कार्यान्वयन बढ़ाया जाएगा। राजस्थान को केंद्र के टैक्स में हिस्सेदारी से 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे, पहले से ज्यादा। इसी के साथ सोने चांदी पर जनाध्यक्ष जी, सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटने से जयपुर से पूरे राजस्थान में
जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबार को ज्यादा फायदा होगा और उपभोक्ताओं को 1 तोला सोने में 6,000 से ज्यादा फायदा होगा आम उपभोक्ताओं के लिए। इसके अलावा युवाओं के लिए केंद्रीय बजट में 5 योजनाओं को पहलू को पैकेज देकर 4 करोड़ से ऊपर युवाओं को रोजगार देने के लिए, नए अवसर देने को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। योजनाओं को लागू करने के लिए 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का युवाओं के लिए आवंटित में इसमें युवाओं के लिए रखा गया है। इन योजनाओं से राजस्थान के पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। साथ ही 5 साल की अवधि में 20 लाख राजस्थान में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को हर स्रोत व्यवस्था के तहत उन्नत किया जाएगा, जिसमें परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण होगा। युवाओं को रोजगार संबंध प्रोत्साहन देने के लिए EPFO के नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वाले को चिन्हित करके कर्मचारियों को नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने की इसमें प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे देश के 80 करोड़ से अधिक जनता को 4 करोड़ से अधिक लोग हमारे राजस्थान में इससे लाभान्वित हो गए। और इस योजना का कार्य किसानों के लिए मैं कह रहा हूं, ये जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री जी का, इस देश के अन्नदाताओं को समर्पित है। मैंने पहले कहा था कि सबसे पहले उन्होंने किसान सम्मान निधि पर उन्होंने साइन किए और सबसे ज्यादा हमारी मेयर साहब भी आ गई है। किसानों के लिए 32 कृषि बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्म तैयार की जाएगी, जिससे हमारे देश में अन्न के साथ दलहन और तिलहन, फल और फूलों में भी हमारा देश आत्मनिर्भर बने। इसके लिए 109 उच्च पैदावार कैसे हो, इसके लिए किसानों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसके अलावा सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलूर के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए इसमें कार्य नीति बनाई गई है, ताकि हमारा देश सब्जी में, फलों में, फूलों में हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर नहीं, हमारा देश इतना प्रोडक्शन करे, आज विदेशों से मंगाया जा रहा, फिर हम विदेशों को उसका निर्यात करें, ऐसी स्थिति बजट में प्रावधान रखा गया है। DPI का उपयोग करके भी 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। राजस्थान के जिले भी इसमें शामिल होंगे। देश के 6 करोड़ किसानों, उनकी जमीनों का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा देश के 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें राजस्थान भी शामिल होगा। पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे इस राजस्थान में ज्यादा फायदा कैसे हो, इसके लिए सकल राज्य घरेलू उत्पादन में लगभग 5% योगदान देता है, जो राज्य में 20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। राजस्थान में इस योजना के तहत 18 लाख से अधिक परिवारों को इसमें लाभ मिलेगा। बजट में 100 शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट प्रबंध परियोजनाओं सेवाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें राजस्थान में के शहर भी इसमें लाभान्वित होंगे। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में
क्रियान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के तहत आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी, जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर भी देश में जो 14 शहर है उसमें सम्मिलित है। महिलाओं के लिए कार्यशील महिलाओं की हॉस्टल और क्रेश बच्चों के देखभाल केंद्र स्थापित करके महिला कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें राजस्थान में महिला बेरोजगारी को ज्यादा इसमें एक प्रावधान किया गया है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर वो खड़ी हो। इसके लिए इस महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के बजट में प्रावधान किया गया। साथ ही बजट में महिलाओं और लड़कों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट में प्रावधान किया गया है। केवल महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उक्त ग्राम अभियान के तहत जनजाति बहुल गांवों आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संपूर्ण कवरेज अपनाया जाएगा, जिसमें देश के 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा। 5 करोड़ आदिवासी लोगों को इसमें लाभ मिलेगा, जिसमें राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ ऐसे जिले इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के तहत चौथे चरण में 25,000 ग्रामीण को बसावट है उनको इसमें जोड़ा जाएगा। सभी मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहे, चाहे बरसात के समय हो चाहे कुछ भी हो, ताकि गांवों से शहरों में आवागमन में अवरुद्धता नहीं हो। इसके लिए 25,000 गांवों को इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें केंद्र की बजट में प्रावधान किया गया है। उसके अलावा इसमें राजस्थान के गांवों की इसमें बहुत शामिल होगी। टैक्स में हिस्सेदारी, राजस्थान की केंद्र टैक्स कलेक्शन में 6% की हिस्सेदारी रहेगी। इनमें इनकम टैक्स से सबसे अधिक लगभग 26,000 करोड़ का इसमें हिस्सा रहेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स और केंद्रीय GST प्रत्येक 22,000 करोड़ का योगदान होगा राजस्थान प्रदेश के लिए। बजट के बाद राजस्थान के लिए 2023-24 में शैक्षण के लिए नए प्रोजेक्ट, क्यों ये तो केंद्र सरकार खाटुआ से नागौर के बीच रेल दोहरीकरण के लिए 313 करोड़ रुपए, चूरू से सादुलपुर के बीच रेल दोहरीकरण के लिए 469 करोड़ रुपए, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड स्टेशन तक नई रेल लाइन के लिए 1947 करोड़ रुपए, मेड़ता सिटी से पुष्कर तक नई रेल लाइन के लिए 800 करोड़ रुपए, जयपुर से सवाई माधोपुर बीच रेल दोहरीकरण के लिए 1231 करोड़ रुपए, अजमेर से चंदेरिया के बीच रेल दोहरीकरण के लिए 1635 करोड़ रुपए, रीगल से खाटू श्याम जी तक नई रेल लाइन के लिए 254 करोड़ रुपए। ऐसे इस राजस्थान के लिए भी बजट में जो प्रावधान किया गया है, मैं कह सकता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट में जो प्रावधान रखा गया, मैं कह सकता हूं कि इस देश और राजस्थान के लिए, इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास की दृष्टि से जो आने वाली ये साल है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएंगे। हर क्षेत्र में इस बजट में प्रावधान रखा गया। 2047 के लक्ष्य को रखकर रोडमैप बनाकर इस बजट में प्रावधान रखा गया है। पहले बजट 1 साल के लिए बजट पेश हुआ करता था, अब ये बजट 2047 को लक्ष्य रखकर ये बजट पेश किया गया है। चाहे इसमें किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, सभी को
चाहे कर्मचारी हो, चाहे उद्यमी हो, सबके लिए इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान लिखा गया है। इस बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए का ये बजट किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के लिए ये 5.2 लाख करोड़ रुपए का कृषि में इस बजट में प्रावधान रखा गया। मैं कह सकता हूं कि ये बजट इस देश के अन्नदाताओं के लिए एक 5 साल ये संवत्सर में लिखा जाएगा। मैं एमएसपी की बात करूं तो 2014 के पहले मैं एक उदाहरण के तौर पर बाजरे की बात करूं, 1250 रुपए था, आज 2625 रुपए। कहा 10 साल में 1250 रुपए जो एमएसपी थी, आज उसकी 2625 रुपए। ऐसे दलहन में, तिलहन में और भी अनाज जो भी किसान पैदावारी करता है उनकी एमएसपी 2 गुनी, 2.5 गुनी, 3 गुनी बढ़ी है। और इस किसानों के लिए क्रांतिकारी ये समय होगा। इसमें जो अपने मौसम परिवर्तन की वजह से इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया ताकि किसान को कम से कम नुकसान हो। इसके लिए डिजिटल कृषि किसान क्रेडिट कार्ड, बिल खलास हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी को साथ लेकर सभी का हित को ध्यान रखकर इस केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया है। और जो राजस्थान का बजट भी था, मैं कह सकता हूं कि आज तक के इतिहास में राजस्थान का बजट भी ऐसा बजट था जो सभी को साथ लेकर चलेगा। राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। मैं पत्रकार बंधुओं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनी है राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है राज्य और केंद्र में। ये सरकारें 4-5 साल में विकास की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि दुनिया देखने आएगी इस विकास को। सच्चाई में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश का विकास हो, राजस्थान का विकास हो, हमारा क्षेत्र का विकास हो। इसके लिए उन्होंने सभी प्रावधान किए गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सभी समाज को, विशेष तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, 10 साल में आपने देखा होगा, शौचालय की बात हो, उसमें कोई जाति पार्टी धर्म नहीं देखी। गैस सिलेंडर देने की उज्ज्वला योजना में बात हो, जाति पार्टी धर्म नहीं देखी। बैंक खाता खोलने की बात हो, उसमें जाति पार्टी धर्म नहीं देखी। किसान सम्मान निधि देने की बात हो, उसमें कोई जाति पार्टी धर्म नहीं देखी। जल जीवन मिशन की बात हो तो उन्होंने कोई जाति पार्टी धर्म नहीं देखी। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है और उनका जो तीसरा कार्यकाल है, जो एनडीए की सरकार है, ये मैं कह सकता हूं कि इस देश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और आत्मनिर्भर बनेगा और ये देश सशक्त होगा, मजबूत होगा, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होगा और हम सब इसकी साक्षी बनेंगे। इतना ही मुझे आप सबको कहना। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वागत।